नमस्कार दोस्तों, हम रीतिकाल का अध्ययन कर रहे हैं। रीतिकाल के अध्ययन के अंतर्गत अब हम इनके महत्वपूर्ण प्रतिनिधि कवियों पर चर्चाएं कर रहे हैं। यह जो महत्वपूर्ण प्रतिनिधि कवि हैं और इनकी चर्चा इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इनके लेखन से ही रीतिकाल समृद्ध हो पाया। तो इसलिए इन महत्वपूर्ण कवियों की जो रचनाएं हैं और ये जो महत्वपूर्ण कवि हैं, स्वयं में इनका भी अध्ययन बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। और इसी क्रम में हमने केशव का अध्ययन किया, बिहारी का, मतीराम, भूषण, और अब हम पद्माकर की चर्चा करेंगे। तो पद्माकर को समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम इनकी विवेचना करते हैं। पद्माकर को समझने के क्रम में हम पहले थोड़ा सा रीतिकाल के जो प्रवृत्तियाँ थीं, जो रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ थीं, उस पर बातचीत करेंगे, जिससे आप उसकी प्रवृत्तियों से वापस से थोड़ा सा रिकनेक्ट हो जाएं और एक छोटे से रिकैप के साथ आप ठीक ठीक समझने के योग्य हो पाएँ चीज़ों को। तो रीति युग में काव्य की प्रवृत्तियों के आधार पर कवि एवं उनके द्वारा रचित काव्यों का वर्गीकरण किया गया। काव्य शास्त्रीय परंपरा के अंतर्गत रीति निरूपण, नायिका भेद, षड्ऋतु वर्णन, रस अलंकार एवं लक्षण उदाहरण के साथ जिन कवियों ने काव्य रचना की उन्हें रीतिबद्ध कवि कहा गया। ऐसे रीतिबद्ध कवियों में भी जिन्होंने काव्य शास्त्रीय सिद्धांतों का पद्धतिबद्ध रूप से अनुकरण किया एवं अधिकांशतः उनका अनुसरण त्रुटिहीन हुआ हो, वैसे रीतिबद्ध कवि आचार्य की श्रेणी में सुशोभित हुए। मित्रों, मैं विशेषतः यहाँ पे आचार्य की श्रेणी में आने वाले कवियों पर जोर देकर बतलाना आपको चाह रही हूँ कि ये कौन थे। चूँकि हमारा जो रीतिकाल था इसमें मूलतः दो श्रेणियाँ थी, पहला रीतिबद्ध और दूसरा रीतिसिद्ध। आपको बहुत अच्छे से याद होगा, रीतिबद्ध और रीतिमुक्त। इसमें जो रीतिसिद्ध काव्य धारा थी ये पूर्णतः बिहारी पर आधारित थी, जिसका हमने व्याख्या विश्लेषण किया है। और जो रीतिबद्ध काव्य में आने वाले जो कृतिकार थे, जो रचनाकार थे, उन पर भी हमने विस्तृत चर्चा की है। और उसके साथ ही हमने ये जाना कि जो रीतिबद्ध कवि थे वे काव्य शास्त्रीय प्रतिमानों पर खरे उतरते थे और कहीं भी कोई भी त्रुटि वो नहीं छोड़ते थे। ऐसे रीतिबद्ध कवि जो अपने काव्य में किसी भी तरह की कोई काव्य शास्त्रीय जो पद्धति थी उस प्रणाली के अंतर्गत ही वो ठहर रहे थे अपनी रचना लेकर, कहीं से भी कोई 19-20 वो नहीं होने देते थे। ऐसे प्रतिबद्ध रचनाकार जो हुए उन्हें हम आचार्य की श्रेणी में रखते हैं। तो ऐसे रीतिबद्ध आचार्य कवि की श्रेणी में पद्माकर आते हैं। पद्माकर रीतिकाल के ऐसे ही अंतिम आचार्य कवि माने जाते हैं। इनका जन्म लगभग 1753 ईस्वी में बांदा में हुआ। इनके पिता मोहनलाल भट्ट थे और इनका परिवार तैलंग ब्राह्मण था। पद्माकर को पांडित्य एवं कवित्व दोनों ही सद्गुणों में दक्षता प्राप्त थी। पद्माकर को इनकी विशिष्ट कवित्व क्षमता ने विशेष ख्याति दिलाई। अपने पूरे जीवन काल में कई आश्रयदाताओं का आश्रय इन्हें मिला। माना जाता है कि 16-17 साल की कम उम्र में ही सागर नरेश रघुनाथ राव को एक कवित्व सुनाया था, जिस पर प्रसन्न होकर रघुनाथ राव ने उन्हें 1 लाख मुद्राओं से पुरस्कृत किया। पद्माकर को बार बार अलग अलग आश्रयदाताओं की शरण में जाना पड़ा। यद्यपि उनके आश्रयदाता सहृदय एवं उदार थे। पद्माकर के आश्रयदाताओं में प्रमुख हैं महाराज जैतपुर सुगरा निवासी नोने अर्जुन सिंह, दतिया नरेश महाराज पारिच्छद, राजधान के गोसाई अनूपगुरी उपनाम हिम्मत बहादुर, सताराधिपति रघुनाथ राव राघोबा, जयपुर नरेश सवई प्रताप सिंह और उनके पुत्र महाराज जगत सिंह, उदयपुर के महाराणा भीम सिंह और ग्वालियर नरेश दौलत राव सिंधिया।
पद्माकर को इन राज दरबारों में पर्याप्त सम्मान के साथ साथ ढेरों धन संपत्ति की भी प्राप्ति हुई। उन्होंने स्वयं महाराजा जगत सिंह के सम्मुख आत्म परिचय का जो कवित्व पढ़ा था, उससे उनके व्यक्तित्व और उनके ऐश्वर्य का पता चलता है। भट्ट तेलंगाने को बुंदेलखंड वासी कवि सुजस प्रकाशी पद्माकर सुनाया हो, जोरत कवित छंद छप्पय अनेक भांति, सुसंस्कृत प्रकृत पढ़े जो गुण ग्राम्या हो। पद्माकर बड़े राजसी ठाठ में रहते थे। यह बात तो इस कवित्व से ही हमें समझ में आ जाती है। ये अक्सर बड़े लाव लश्कर के साथ सफ़र के लिए निकलते थे। दरबार आश्रित होकर सम्मान तो भरपूर मिला, किंतु मन में दरबारी अंकुश के कारण असंतोष एवं निराशा भी परवर्ती समय में इनके भीतर देखने को मिलती है। बहरहाल पद्माकर को कोई भी भौतिक कष्ट नहीं था। सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध थीं। उम्र के चौथेपन में श्वेत कुष्ठ अवश्य इन्हें हो गया था और उनकी सारी कविता जीवनचर्या की सी ही लगती है। नवयौवन में इन्होंने वीर रस का गायन किया, युवावस्था में श्रृंगार रस में डूबकर लिखा और ढलती अवस्था में भक्ति को निवेदित हो गए। किंतु साहित्य इतिहास उन्हें श्रृंगारिक कविताओं के कारण ही स्मरण करता है। आचार्य शुक्ल ने पद्माकर के लिए कहा है कि रीतिकाल के कवियों में सहृदय समाज इन्हें बहुत श्रेष्ठ स्थान देता आया है। ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़ दूसरा नहीं हुआ है। इनकी रचना की रमणीयता ही इस सर्वप्रियता का एकमात्र कारण है। अतः जिस प्रकार ये अपनी परंपरा के परमोत्कृष्ट कवि हैं, उसी प्रकार प्रसिद्धि में अंतिम भी। इनका नाम पूरे देश में गूंजा, जिस तरह गूंजा वैसा फिर आगे चलकर किसी अन्य कवि का नहीं। यह जो प्रशंसनीय व्याख्या की पंक्तियां हैं, यह आचार्य शुक्ल की थी। आगे देखिए, पद्माकर के काव्य ग्रंथों को 3 प्रकारों में बांटा जा सकता है: प्रशस्ति काव्य, रीति काव्य और भक्ति काव्य। प्रशस्ति काव्य में हिम्मत बहादुर विरुदावली तथा प्रताप सिंह विरुदावली ये 2 आते हैं। रीति काव्य के अंतर्गत 2 प्रमुख ग्रंथ आते हैं। पहला है पद्माभरण, जो अलंकार पुस्तक है। दूसरा है जगत विनोद, जिसमें श्रृंगार रस एवं नायिका भेद का विशद वर्णन किया गया है। पद्माभरण के पद्माकर के भक्ति वैराग्य परक ग्रंथों में ईश्वर पचीसी, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी और राम रसायन आदि आते हैं। मूलतः पद्माकर की प्रसिद्धि का मुख्य आधार उनकी श्रृंगारिक रचनाएं हैं। श्रृंगार वर्णन में इनका ध्यान भाव वर्णन की अपेक्षा वस्तु वर्णन पर अधिक है। चित्तधर्मिता उनके काव्य की सबसे बड़ी विशेषता है। वे बिहारी के बाद रीतिकाल के सबसे बड़े शब्द चितेरे हैं। उनके द्वारा खींचे गए चित्रों में रंगों का एक नहीं बल्कि एक सफल चित्रकार की वर्ण विपुलता और सामंजस्य है। पद्माकर के रूप सौंदर्य के चित्रण में व्यापक अभिव्यक्ति है। भाव पक्ष के वर्णन के साथ साथ दोहे जैसे छोटे छंद के स्थान पर इन्होंने कवित्व एवं सवैयों का प्रयोग अधिक किया है, जिससे अभिव्यक्ति में स्पष्टता एवं सौंदर्य बेहतर तरीके से निखर कर सामने आ पाया है। पद्माकर हास विलासमय जीवन के कवि थे, इसलिए उनकी कविताओं में जीवन के उल्लास और माधुर्य पक्ष बड़े मनोहारी व्यंजना हमें देखने को मिलती है। इस संदर्भ में यह सवैया देखने योग्य है। फागु की भीर अभीरन में गही गौविदय लय गई भीतर गोरी,
भाई करी मन की पद्माकर, ऊपर नाई अबीर की झोरी। छिनी पितंबर कंबर ते, सुविधा दई झोड़ी कपोलनी रोरी। नैन नचाई कहियो मुस्काई, लला फिरी अयो खेलन होरी। यह सवैया अपने इस रस प्रवाह और भंगिमा वैशिष्ट्य के कारण काफ़ी लोकप्रिय है। पद्माकर के श्रृंगार वर्णन में संयोग वियोग दोनों ही दशाओं का मनोमुग्धकारी वर्णन मिलता है। वहीं इनके प्राकृतिक वर्णन बड़े ही मनमोहक हुए हैं। उनके प्रकृति चित्रण अधिकतर वर्णनात्मक हैं, उसमें संश्लिष्ट दृश्य योजना का अभाव है। हमने पाया है कि रीति काव्य में लोक जीवन के पक्ष सर्वथा उपेक्षित हैं। आश्रयजीवी कवियों के लिए दरबारी परिपाटी में लेखन करना आवश्यक था और इस वजह से ही उनके समूचे रीति युग में प्रकृति का स्वतंत्र वर्णन एवं लोक जीवन का चित्रण लगभग उपेक्षित ही रहा है, जो बहुत ज़्यादा दरबारी परिपाटी के तौर पर जो बहुत ज़्यादा स्वाभाविक प्रतीत होता है। पद्माकर भी इसके अपवाद नहीं थे, किंतु फिर भी पद्माकर में लोक जीवन का सीमित अर्थों में चित्रण देखा जा सकता है। पद्माकर के काव्य कौशल एवं शिल्प को अतिशय प्रशंसा मिली है। उन्होंने प्रबंध काव्य और मुक्तक दोनों तरह की रचनाएं की हैं। प्रबंध काव्य के अंतर्गत हिम्मत बहादुर विरुदावली और प्रताप सिंह विरुदावली उल्लेखनीय है, किंतु प्रमुखता से इनके जो मुक्तक हैं श्रृंगारी मुक्तक ही ख्याति लब्ध हुए हैं। मुक्तक में इन्होंने कवित्व, सवैये और दोहे रचे हैं, जिनमें रसात्मकता एवं स्वाभाविकता देखने बनती है। काव्य शिल्प के अंतर्गत अलंकार योजना भी शोभनीय है। पद्माकर के जो शिल्प है, काव्य शिल्प और जो अलंकार योजना है, यह भी बहुत शोभनीय है। उन्होंने प्रायः साम्य मूलक अलंकारों जैसे कि उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि का प्रयोग प्रचुर मात्रा में किया है। उनकी काव्य भाषा ब्रज भाषा है, जिस पर उन्हें असाधारण अधिकार प्राप्त था। उनकी लोकप्रियता का एक बहुत बड़ा कारण उनकी सहज और प्रवाहपूर्ण भाषा शैली भी है। पद्माकर का भाव क्षेत्र विस्तृत है तथा उनकी भाषा भाव की अनुगामिनी है, जिससे उनका पूरा काव्य बहुत अधिक सुरुचिपूर्ण हो जाता है। इस प्रकार पद्माकर अपने सुनियोजित, सुगढ़ एवं सुग्राह्य भाषा शैली तथा मनोरम भाव जगत के लिए अपने अनुपम काव्य के साथ रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि हैं। तो मित्रों, इस तरह हमने देखा कि पद्माकर पूरे रीतिकाल में एक विशिष्ट कवि आचार्य की श्रेणी में आने वाले रीतिबद्ध कवि हुए हैं, जिन्होंने कई तरह की रचनाएं रची, प्रशस्ति परक रचनाएं रखी, भक्ति परक रचनाएं रची और श्रृंगार परक तो रची ही रची। जिनमें जो श्रृंगार परक रचनाएं थी, उनकी वजह से ही हम इन्हें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कवि के तौर पर जान पाए हैं। इनकी भाषा में जो लोच है, जो रमणीयता है, जो सुग्राह्यता है, इसकी वजह से भी हम इन्हें हमेशा याद कर पाते हैं। इनकी जो कवित्व और जो इनके सवैये हैं, वे लोगों के ज़बान पर चढ़ पाए और उस युग में भी बहुत दिनों तक ये गाए गए, जाने गए। और इनकी एक और बहुत बड़ी उपलब्धि यह है कि इनकी जो रमणीयता थी, जो काव्य में जो इनका सौंदर्य था, इस सौंदर्य को कॉपी करने की, मतलब उस सौंदर्य का अनुकरण करने के लिए कई सारे जो बात के जो कई सारे जो कवि हुए, उन्होंने इनको अनुकरण किया और कई बार वो इनका अनुसरण करते हुए बिल्कुल इनकी कॉपी पेस्ट जैसा लगते थे। ऐसा लगता था जैसे हूबहू
हम पद्माकर को ही पढ़ रहे हैं, लेकिन पद्माकर वाली बात वो फिर भी निकाल कर नहीं ला पाते थे। तो इस लिहाज से पद्माकर जो उनकी सहजता है, जो उनकी रमणीयता है, इसके साथ वह एक आदित्य कवि रीतिकाल के ठहरते हैं। मित्रों, आज हम पद्माकर को समझने की कोशिश किए, फिर हम दूसरे कवि के साथ प्रस्तुत होते हैं आपके समक्ष। आज के लिए